Hello student, welcome to class 12th and our chapter is going on not for profit organization. In this chapter we have completed about receipt and payment account, income and expenditures account and balance sheet. Receipt and payment account, you can say it is a summary of cash book because it record all the cash transactions. Debit side receipt of cash will be recorded and credit side पेमेंट ऑफ कैश विल बी रिकॉर्डेड. बेटा यहाँ पर कैश का मतलब है कैश एंड बैंक दोनों के ट्रांजेक्शन्स, ठीक है. और ये किस पर बेस्ड था? इट इज़ अ बेस्ड ऑन रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अगर आपसे पूछा जाए 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो ये कौन सा अकाउंट है? ये आपका रियल अकाउंट है. फिर हमने बात किया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट की, तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ कॉपी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जैसे कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में हम बनाते हैं अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वैसे ही हम रिसिप्ट एंड एनपीओ में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में हम क्या बनाएंगे? टू नो द सरप्लस और डिफिसिट वी हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट. बैलेंस शीट आपकी सेम रहेगी बट थोड़े से जो हेड हैं उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाएगा. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइज दे आर वर्किंग फॉर सर्विस मोटिव और वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, तो इनके सोर्सेज ऑफ इनकम कहाँ पर होंगे? क्योंकि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होगी, जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, उनके सोर्सेज ऑफ अर्निंग या पेमेंट के जो मोड होंगे वो नॉट फॉर प्रॉफिट से थोड़े से अलग होंगे. तो इनको जो मेन सोर्सेज ऑफ अर्निंग कहाँ से आता है? तो इन टुडे क्लास वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट आइटम्स रिलेटिंग टू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और यू कैन से स्पेशल ट्रांजेक्शन एंड एडजस्टमेंट, एंड वन ऑफ दिस इज सब्सक्रिप्शन. बेटा सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे आज? सब्सक्रिप्शन के बारे में. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, ये चैरिटी के लिए बनाए जाते हैं. अब इनको सोर्सेज ऑफ, अगर इनके पास अर्निंग नहीं होगी तो फिर ये क्या करेंगे? रन किस तरीके से करेंगे? हॉस्पिटल है, कॉलेज है, डिफरेंट एनजीओज है, स्कूल है, मान चलो रिलायंस फाउंडेशन है. तो इनमें से क्या होता है, जो इनके पास मेन सोर्सेज ऑफ अर्निंग होता है वो होता है सब्सक्रिप्शन. अब ये सब्सक्रिप्शन क्या है? इट इज़ अ रेवेन्यू रिसिप्ट. कौन सी रिसिप्ट है बेटा? रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब रिकरिंग नेचर, बार बार ये रिपीट होगी, एंड इट इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. मेन सोर्सेज ऑफ अर्निंग है. एंड ये कहाँ से मिलेगी? जो मेंबर्स होते हैं, ईयरली जो मेंबर्स होते हैं वो इनको पे करते हैं आइदर मंथली और ईयरली. अब यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन इलस्ट्रेशन की. मान के चलो एक हमने क्या किया, एक एनजीओ स्टार्ट किया, ठीक है. वो क्या करेगा? जाके एक ब्लड डोनेशन का कैंप लगाएगा. अब ब्लड डोनेशन का कैंप लगाने के लिए भी क्या होगा? उसको पब्लिश करना, उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, पम्पलेट छपवाने हैं, कैंप जहाँ पर ऑर्गेनाइज होगा वहाँ की कुछ खर्चे होंगे. तो हमने क्या किया, कुछ लोग हमारे पास आए, बोले अच्छा ठीक है हम भी इस ब्लड डोनेशन कैंप के मेंबर्स बनेंगे. तो हमने कहा ठीक है आप ईयरली बेसिस पे बन जाओगे. आपको क्या देना पड़ेगा? ईयरली बेसिस पे बहुत सारे लोग आ गए तो आपको पर ईयर के 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे. आप चाहो तो उसको मंथली के हिसाब से जमा कर दो या फिर आप वन टाइम जमा कर दो. तो बेटा ये जो सब्सक्रिप्शन होगा, जो ईयरली मेंबर्स बनते हैं, हर साल क्या करेंगे? एनजीओ को जो सब्सक्रिप्शन देंगे वो इनका क्या होगा? सोर्सेज ऑफ अर्निंग. अब ये रेवेन्यू रिसिप्ट क्यों हुई? बिकॉज ये बार बार रिपीट हो गई, हर साल देना होगा, रिकरिंग नेचर है, तो ये क्या होगी? हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई. ठीक है, ये समझ में आया? रेवेन्यू रिसिप्ट है. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितना भी आएगा वो सब कुछ हम मेंशन करेंगे. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी आएगा, जितना भी रिसिप्ट हुआ है, आइदर फॉर करेंट ईयर और फॉर लास्ट ईयर और फॉर नेक्स्ट ईयर, जो भी हमें मिला है वो डेबिट साइड में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम मेंशन करेंगे. लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में हम कहाँ दिखाएंगे? विथ एडजस्टमेंट. जैसे कि पीएनएल में हम क्या दिखाते हैं? पीएनएल में हम उन्हीं एक्सपेंसेस को लेते हैं जो करेंट ईयर के होंगे फॉर 12 मंथ, नॉट मोर देन 12 मंथ, नॉट लेस देन 12 मंथ. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में भी अगर कोई एडजस्टमेंट होगी तो हम वो भी करेंगे. जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितना भी रिसिप्ट हुआ है, आइदर फॉर करेंट ईयर, फॉर एडवांस और फॉर प्रीवियस ईयर, जो भी मिल गया सब ले लेंगे.
बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में हम पूरा नहीं लिखेंगे, जो भी हमारा करंट ईयर का होगा सिर्फ वही हम लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया सब्सक्रिप्शन। इसका नेचर क्या होगा, वंस अगेन रेवेन्यू नेचर, रिकरिंग है, और कहाँ हम दिखाएंगे इसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जो भी हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट होगी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में जाएगी, इनकम साइड, और जो भी हमारी कैपिटल रिसिप्ट होगी वो कहाँ पर जाएगी, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। अब बेटा इसकी एडजस्टमेंट देख लेते हैं हम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, उसको एक हमने नया नाम दिया है। एनपीओ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही नाम चेंज करके क्या हो गया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। आप ऐसे समझ सकते हो। अब हमें जो करंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बेटा हम क्या लेंगे, सिर्फ करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन। एंड करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा। देन इफ इन योर क्वेश्चन इट इज गिवन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, आप ऐसा कर सकते हो, किसी अमाउंट को हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख रुपीज़। अब टोटल हमें 5 लाख रुपीज़ मिला हुआ है। इट मे बी फॉर करंट ईयर, इट मे बी फॉर प्रीवियस ईयर, और इट मे बी फॉर एडवांस। अब हमें करना क्या होगा बेटा, इसकी एडजस्टमेंट होती है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। हम क्या करेंगे, जो लास्ट ईयर का एडवांस है या फिर जो एडवांस का ओपनिंग बैलेंस है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है उसको भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हमने पीएनएल में पढ़ा है कि अगर कोई भी हमारी अक्यूर्ड इनकम होगी उसको हम इनकम में ऐड करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग को ही यहाँ पर उन्होंने क्या वर्ड दिया, अक्यूर्ड को ही इन्होंने क्या वर्ड दिया यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग, यानी कि मिलना बाकी है। तो करंट ईयर की कोई आउटस्टैंडिंग इनकम होगी तो वो क्या हो जाएगी बेटा, ऐड हो जाएगी। करंट ईयर की इनकम को, आउटस्टैंडिंग इनकम को आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। देन बिगनिंग का एडवांस ऐड होगा तो एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, या फिर जो नेक्स्ट ईयर का जो एडवांस है वो आपको इस साल मिल गया होगा, तो जो करंट ईयर में एडवांस मिला है वो आप माइनस करोगे, जो लास्ट ईयर आपको एडवांस मिला तो वो आप प्लस करोगे। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होगा और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, सॉरी, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होगा और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होगा। आप पीएनएल से याद करना कि आउटस्टैंडिंग आप करंट ईयर का प्लस करते हो तो प्रीवियस ईयर का आप माइनस। कुछ एडवांस इनकम मतलब अनअक्यूर्ड इनकम आपको मिल रही है तो करंट ईयर की अनअक्यूर्ड इनकम आप माइनस करोगे, तो प्रीवियस ईयर की अनअक्यूर्ड इनकम यानी कि रिसीव्ड इन एडवांस आप प्लस करोगे। अब इसको एक न्यूमेरिकल फिगर से हम ले लेते हैं, समझते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर है 5 लाख। लास्ट ईयर में जो हमें एडवांस मिला था वो हमें मिला था 50,000। करंट ईयर का हमें जो करंट ईयर का हमारा आउटस्टैंडिंग है, सपोज फॉर एग्जांपल जो हमें करंट ईयर में टोटल अमाउंट मिली है 5 लाख, लास्ट ईयर का जो एडवांस मिला तो वो है हमारा 50,000। करंट ईयर में जो हमें आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर की है वो 20,000 है, तो 5,70,000 ये आपका अमाउंट आ गई। फिर हम बात करते हैं लास्ट ईयर का जो एडवांस था, लास्ट ईयर का जो एडवांस था वो था आपके पास 10,000 और करंट ईयर का एडवांस है वो आपका क्या है, सॉरी बेटा, करंट ईयर का जो एडवांस है वो है 10,000 और लास्ट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग है वो आपके पास है 30,000। तो आपने अगर माइनस किया तो आपका अमाउंट कितनी आई, 5,30,000। 570 में से 30 + 10 माइनस होगा तो कितना आया, 40 माइनस होगा तो 5,30,000। ये आप कहाँ पर दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, सब्सक्रिप्शन सोन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अगर आपके क्वेश्चंस में करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन गिवन नहीं होगा तो आपको एडजस्टमेंट करके निकालना होगा। बेटा इसको आप अकाउंट की फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हो, वो फिर हम बाद में न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको समझा सकते हैं। वैसा कोई कंपलसरी नहीं है, आइदर आप इसको नॉर्मल कैलकुलेशन में दिखाइए या फिर आप अकाउंट की फॉर्म में कैलकुलेशन कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन वेटेज। अगर आपके क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है कि आप अकाउंट बनाएंगे तो आप अकाउंट बनाएंगे, नहीं इंस्ट्रक्शन है तो आप नॉर्मल कैलकुलेशन करके दिखा सकते हैं। सिर्फ आपको याद क्या रखना है, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग प्लस होगी,
करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग माइनस, करंट ईयर का एडवांस माइनस और प्रीवियस ईयर का एडवांस आपका प्लस। ये बस पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सब्सक्रिप्शन इट इज़ अ रिकरिंग इनकम या रेवेन्यू इनकम, एंड कहाँ पर आएगी ये, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर आपके क्वेश्चंस में इंस्ट्रक्शन गिवन है कि सब्सक्रिप्शन को कैपिटलाइज करना है, तब फिर आप लायबिलिटीज़ में मेंशन करेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा डोनेशन। ये भी आपका सोर्सेज ऑफ फंडिंग है, किसके लिए, मेन सोर्सेज ऑफ फंडिंग में आ जाएगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कि जो डोनेशंस वगैरह मिल रही हैं वो इनको इनकी अर्निंग का पार्ट होगी। अब इनके भी तो डेली खर्चे होते हैं। आप अगर टेंपल का एग्जांपल ले लो, मंदिर में प्रसाद बनता है, केयरिंग है, वहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, पुजारी, वो खर्चे हैं, मंदिर की डेकोरेशन है, बहुत सारे खर्चे आपके इसमें आते हैं। तो डोनेशन जो इनको मिलती रहती है, एक तो सब्सक्रिप्शन हो गया, जो मेंबर्स होंगे वो दे रहे हैं, इसके अलावा डोनेशन है, वो इनका सोर्सेज ऑफ अर्निंग हो गई फॉर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए। एंड डोनेशन में बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, जनरल डोनेशन एंड स्पेसिफिक डोनेशन। बेटा जनरल डोनेशन एंड स्पेसिफिक डोनेशन, जनरल डोनेशन वो होगी जो स्मॉल अमाउंट में होगी, जिसके लिए कुछ स्पेशली किसी ने कुछ बोला नहीं है, जनरल डोनेशन में आएगी। लेकिन अगर किसी ने कुछ पैसे दिए हैं और उसके लिए टारगेट उसका जो है, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिया है कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रूम, डोनेशन फॉर मैच या प्राइस के लिए, मैच प्राइस के लिए, तो उसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए उस डोनेशन को यूज़ किया जाएगा। पहले हम समझते हैं जनरल डोनेशन क्या होती है। एनी डोनेशन रिसीव्ड नॉट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस आर ट्रीटेड एज अ जनरल डोनेशन। फॉर एग्जाम्पल, टेम्पल में बहुत सारे लोग जाते हैं, हम भी टेम्पल गए, आप भी गए, हम भी गए। हमने क्या किया, टेम्पल में गए हम, और बहुत सारी दान पेटियां बनी होती हैं। तो आपने देखोगा हम लोग जाते हैं और उसमें क्या करते हैं, दान डालते रहते हैं। किसी ने 500 रुपये डाले, किसी ने 10 रुपये डाले, किसी ने 1 रुपये डाले, किसी ने 2000 डाल दिए। तो डिफरेंट टाइप पीपल है, वो अलग अलग डालते रहते हैं। इस दान पेटी में कुछ लिखा नहीं होता है, बस दान की अमाउंट लिखी होती है और सबने वहाँ पर डोनेट कर दिया। तो बेटा ये जो पैसा, जो टोटल फंड इकट्ठा होगा यहाँ से, इस दान पेटी से, इसको मंदिर के जो खर्चे हैं वहाँ लगाया जाएगा, मेंटेनेंस में लगाया जाएगा, एम्प्लॉय की जो सैलरी वगैरह होगी वहाँ होगा, प्रसाद वगैरह है वहाँ पर है, साफ़ सफाई के लिए, अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। लेकिन ये किसी ने नहीं बोला कि जो मंदिर में हमने 10 रुपये का, 100 रुपये का, 50 रुपये का या 2000 का जो हमने दान दिया है वो इस पर्पज़ से होगा। हो सकता है कोई बड़ी अमाउंट का भी इसमें दान डाल दे, अच्छा खासा कलेक्शन होगा। तो ये स्पेसिफिक नहीं, ये कौन से डोनेशन में आई, जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन क्या होगी, इनकम का पार्ट होगी, और ये हम दिखाएंगे कहाँ पर, जनरल डोनेशन हमेशा इनकम में आएगी, और कहाँ पर आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड इनकम की तरफ मेंशन होगी। इसका नेचर क्या हो गया, रेवेन्यू नेचर हो गया। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बार बार डाल रहे हैं, हम भी मंदिर बार बार जाते हैं, हम भी डालते रहते हैं, कोई और लोग भी हैं, तो ये रिकरिंग नेचर का हो गया। स्पेसिफिक डोनेशन ये नहीं है, जनरल डोनेशन है। तो क्या नेचर हो गया इसका, रिकरिंग नेचर हो गया, बार बार अकर हो रही है, तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में। फिर हम बात करते हैं स्पेसिफिक डोनेशन की। बंदे हैं, एक घूमने के लिए आए मंदिर, और वो सालासर बाबा के दरबार में गए, और उन्होंने देखा कि ठीक है, थोड़ा सा हमें एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए पैसे देने चाहिए। तो उन्होंने एक प्याऊ लगवा दिया ठंडे पानी का, और उन्होंने उसके लिए क्या लिया, 1 लाख रुपए डोनेट कर दिए। उन्होंने बोला कि ठीक है, मंदिर में मीठे पानी के लिए और ठंडे पानी के लिए क्या लगेगा, एक प्याऊ लगेगा, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपीज़ का डोनेशन दिया। तो उन्होंने क्लियर कर दिया, जिसने भी डोनेट किया, स्पेसिफिक डोनेशन है कि ये जो पैसा यूज़ होगा सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। कोई और बंदे हैं, उन्होंने क्या किया, मंदिर में गए, उन्होंने 5 लाख रुपए का डोनेशन दे दिया और बोले एक रूम बनना चाहिए उनके नाम से, उनके फादर के नाम से एक रूम बनाइए मंदिर में। तो बेटा ये भी एक डोनेशन हो गया, और ये भी कौन सा डोनेशन हुई, स्पेसिफिक डोनेशन हो गई। ठीक है, आप हॉस्पिटल का एग्जाम्पल ले सकते हो, किसी ने हॉस्पिटल के लिए कुछ डोनेशन दे दी और बोला कि हॉस्पिटल में एक नया वार्ड बनेगा, तो उस वार्ड के लिए जो पैसा दिया गया है वो पैसा उस पर्टिकुलर वार्ड में ही यूज़ होगा, स्पेसिफिक अमाउंट होगी। तो बेटा ये नॉन रिकरिंग नेचर की है। पहले तो इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, दूसरा क्या, स्पेसिफिक रीज़न है।
तो क्या होगा, इसको हम दिखाएंगे स्पेसिफिक डोनेशन को कहाँ मेंशन करते हैं, लायबिलिटी साइड में, कहाँ पर, बैलेंस शीट में। एंड दिस अमाउंट विच कैन बी यूज्ड ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जिसके लिए कहा गया उसी काम के लिए यूज होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जर्नल डोनेशंस भी आएगी और स्पेसिफिक डोनेशन भी आएगी, दोनों ही कहाँ पर आएंगे, डेबिट साइड में। लेकिन जब हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो हम आइटम लेंगे, आइदर इनकम और एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर, और बैलेंस शीट में क्या लेंगे हम, कैपिटल नेचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू पेमेंट, और बैलेंस शीट में कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट। बस इतना ध्यान रखना, कोई प्रॉब्लम आने से रही। फिर ये हमारे स्पेसिफिक डोनेशंस भी क्लियर हो गया। फिर हम बात करते हैं इंडोनमेंट फंड की। बेटा ये इंडोनमेंट फंड क्या होता है, अगर आप सिंपल सी लैंग्वेज में बोलेंगे तो इंडोनमेंट फंड का जो नेचर होता है, कैपिटल नेचर होता है इसका, और इसको हम कहाँ पर दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में हम इसको मेंशन करेंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसका नेचर कैसा हो गया, इसका नेचर हमारा कैपिटल नेचर किया हमारा रिसिप्ट। अब ये होता क्या है, एन एंडाउनमेंट इज अ गिफ्ट और मनी दैट इज मेड टू एन इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इट विथ एन एनुअल इनकम। अब बेटा इसको समझ लेना, किसी ने क्या किया, मंदिर को गिफ्ट दिया, या फिर आप समझ सकते हो कोई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत सारे आपने देखा क्लब वगैरह होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम किसी ने 10 लाख रुपए का स्पोर्ट्स क्लब को एक चेक दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि इस फंड को अभी आप एक गिफ्ट दिया कि ठीक है आपको क्या करना है, ये 10 लाख रुपए का चेक है, जो भी छोटे बच्चे आते हैं उनको आपको ट्रेनिंग देनी है और इस पैसे को अभी आप यूज़ नहीं कर सकते हो, इसका जो यूज़ होगा वो 10 साल बाद ही होगा। तो क्या होता है कि ये जो डोनेशन जो मिली है, जो पैसा गिफ्ट मिला, आप इसको डोनेशन भी ना बोलकर आप क्या बोल सकते हो, गिफ्ट बोल सकते हो। ये जो गिफ्ट मिला हुआ है इसको जो इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन से वो क्या कराएगा, अब 10 लाख रुपए बिजनेस में वो अपने ऑफिस में तो रखेंगे नहीं, तो वो क्या कराएंगे, इसका इन्वेस्टमेंट या एफडी करवा देंगे। यानी कि जिसने दिया है वो या तो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में देगा या एफडी की फॉर्म में देगा, या पहले से वो इंस्ट्रक्शन दे देगा कि ये जो गिफ्ट ऑफ मनी है इसको आपको इन्वेस्ट करना है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए और इसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो। अब इस इन्वेस्टमेंट से जो भी इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा उसको एनजीओ यूज़ कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसको क्या कर सकते हैं, वो उस अमाउंट को इसी इन्वेस्टमेंट में ऐड होता रहेगा और आफ्टर सम टाइम वो एक लार्ज अमाउंट बन जाएगी। एक टाइम पीरियड के बाद फिर वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो ये ऑलमोस्ट इस वर्ड का जो यूज़ है ये बीमा कंपनी बहुत ज़्यादा यूज़ करती है कि ठीक है अभी आप पैसा जमा करो बेटे की पढ़ाई के लिए, बेटे की शादी के लिए, रिटायरमेंट के लिए, एक टाइम पीरियड की वो लॉक कर देती हैं उसको, और फिर जो उसका इंटरेस्ट वगैरह होता है या तो वो मिलता रहता है या फिर क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम वो पूरा का पूरा कलेक्ट होकर मिलेगा। तो आप एक छोटे से इलस्ट्रेशन से देख सकते हो, एक छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट किया गया, उसमें इंटरेस्ट वगैरह ऐड होता रहा और लास्ट में क्या होगा, आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइम एक लार्ज अमाउंट की मनी इकट्ठा हो जाएगी। तो ये होता है हमारा एंडोनमेंट फंड। फॉर्म ऑफ गिफ्ट होता है, एक गिफ्ट है इन द फॉर्म ऑफ मनी, कम्युनिटी को या इंस्टीट्यूशंस को देते हैं जो जहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं और जो उससे इनकम होती है, इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंडोनमेंट फंड। इसका नेचर क्या हुआ, कैपिटल रिसिप्ट है, तो कहाँ दिखाएंगे बेटा, लायबिलिटी साइड। ठीक है, सेपरेट आइटम के रूप में ये लायबिलिटी साइड में ये मेंशन होगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर अगर हम अपने आते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बेटा जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं आपको पहले से ही पता है ये किसका पार्ट है, ये लायबिलिटीज का, एसेट्स का पार्ट है, बैलेंस शीट में आएंगे। लेकिन जो एसेट्स की सेल हो रही है उस सेल पर हम देखेंगे हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर हमें लॉस हो रहा है। अगर कोई प्रॉफिट है तो हमें कहाँ लिखना है, इट विल बी इंटर्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये लॉस है तब भी कहाँ पर जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में। तो जो अमाउंट रिसीव्ड होती है सेल ऑफ द एसेट्स से जो अमाउंट होगी दैट विल बी
इंटर्ड इन बैलेंस शीट क्या होगा, जो भी हमारा टोटल होगा बैलेंस शीट के एसेट्स का उसमें से माइनस हो जाएगा जितना हमने सेल कर दिया है। सेल पर कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, अगर कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो कहाँ पर जाएगा ये, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लॉस हो रहा है तो एक्सपेंसेस में, और प्रॉफिट हो रहा है तो इनकम में। द बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड इज डिडक्टेड फ्रॉम इट्स एसेट्स ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। वो आपको पहले ही मैंने बता दिया कि जो भी पर्टिकुलर एसेट्स होगी उसमें से सेल्स की वैल्यू को माइनस कर देंगे हम। तो लॉस कहाँ पर जाएगा, लॉस या प्रॉफिट हमारा जाएगा एसेट्स की तरफ, सॉरी लॉस एंड प्रॉफिट जो भी होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में, और जो सेल की अमाउंट है वो कहाँ पर जाएगी, बैलेंस शीट में पर्टिकुलर एसेट्स में से वो माइनस हो जाएगी। फिर अगर हम नेक्स्ट जो अब हम टॉपिक अगर अपना लेंगे तो वो है टॉपिक हमारा बेटा कैपिटल फंड। बेटा जो हमारा एनपीओ का और जो सिस्टम है पूरा, इसको ही हम पूरा बोलते हैं हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑर्गेनाइजेशंस में हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट ना होकर कैपिटल फंड होता है। और इसी वजह से क्या होता है, डिफरेंट फंड हम यूज़ करते हैं एनपीओ में, तो इसको हम लोग बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। कैपिटल फंड ऑल्सो नोन एज जनरल फंड और एक्युमुलेटेड फंड इज ए बैलेंस शीट आइटम। ये किसका आइटम है, बैलेंस शीट आइटम का है। एंड रिप्रेजेंट द सरप्लस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सरप्लस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। In other words, we can say that the capital fund of not-for-profit organization is equivalent to the capital of for-profit organization। यानी कि जो हमारे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में जो हमारी कैपिटल होती है वही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उसको हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं, फंड में, कैपिटल फंड। क्योंकि पूरा का पूरा जो कलेक्शंस होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, फंड के अकॉर्डिंग है। इट इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ सरप्लस। अगर सरप्लस होगा तो 100% इंक्रीज होगी। जैसे कि कैपिटल हमारी इंक्रीज किससे होती है, प्रॉफिट से, और डिक्रीज होती है लॉस से। तो वैसे अगर सरप्लस होगा तो ये इंक्रीज होगा, और अगर डेफिसिट होगा देन कैपिटल फंड डिक्रीज होगा। एंड डेफिसिट हम कहाँ से निकालते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट से। बेटा इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल फंड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, ये क्या होगा, जब आपके ओपनिंग कैपिटल फंड का बैलेंस गिवन नहीं होगा, दैट टाइम यू हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल फंड। किस लिए निकालना होगा, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस शीट बनाने के लिए ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस आपको कैलकुलेट करना होगा। फिर हम बात करते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस की। बेटा लाइफ मेंबरशिप फीस नाम से ही पढ़कर लग रहा है कि लाइफ मेंबरशिप फीस मीन्स लाइफ में वन टाइम ही देना है, वन टाइम इन लाइफ। तो लाइफ मेंबरशिप फीस नेचर क्या लग रहा है, आप सब लोग करिए कि अगर वन टाइम देना है तो नॉन रिकरिंग हो गया। कौन सी रिसिप्ट है, ये कैपिटल रिसिप्ट है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, क्योंकि ये रिसिप्ट हो रही है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो सब कुछ रिकॉर्ड होता है, आइदर कैपिटल रिसिप्ट हो या रेवेन्यू रिसिप्ट हो। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट ही जाएगी। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो रिकॉर्ड हो जाएगी बिकॉज रिसिप्ट ऑफ कैश हो गया आपका। लेकिन कहाँ हम दिखाएंगे इसको, हम मेंशन करेंगे लायबिलिटी साइड में। कहाँ पर बेटा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में हम मेंशन इसको करेंगे। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप हो गया कि आपको सब्सक्रिप्शन का एग्जांपल दिया कि कुछ लोग आए वो ईयरली मेंबर बनना चाहते हैं। आपने देखा होगा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे पतंजलि का भी एग्जांपल ले लो। कभी आप अगर वहाँ पर विजिट करेंगे तो देखेंगे ऐसे बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, या ऑफिस में इंक्वायरी करेंगे तो जिनको भी, या हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, सिर्फ वहाँ ही नहीं सब में होता है। लाइफ टाइम अगर आपको उसको मेंबर बनना है तो एक पर्टिकुलर उनके चार्जेस होते हैं, 11 लाख, 12 लाख, 15 लाख, वॉटेवर एक चार्जेस होते हैं, उसमें आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो आपने बोला कि ठीक है हम इसके लाइफ टाइम मेंबर बनना चाहते हैं, तो आपने दे दिया 11 लाख का चेक दे दिया एनजीओ को। अब भैया एनजीओ की बिल्डिंग बनानी है, एनजीओ के काम होने, तो कहाँ से होगा, ये जो लाइफ टाइम मेंबर्स होते हैं इनसे जो फंड इकट्ठा होता है वहाँ से सारे काम होते हैं। तो ये भी क्या होगी, लायबिलिटी नेचर हो गया लाइफ मेंबरशिप फीस, और इसको हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट आएगा लेगेसी। बेटा मान लो किसी की डेथ हो गई,
और उसने क्या किया, पहले से उसको पता था, तो उसने क्या किया, अपनी जो विल बनाई है, अपने विल को डोनेट कर दिया। आपने देखा होगा हमारे इंडिया में तो बहुत कम लोग करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, शायद हमारी नज़र में नहीं आता होगा, बट आपने देखा होगा कि फॉरेन में बहुत बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेसमैन है, उन्होंने अपनी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट एनजीओ को, हॉस्पिटल्स को, स्कूल को दान में दे दी। तो मान के चलिए कि अगर किसी बंदे ने, डिसीड पर्सन ने, उसने अपने विल से क्या किया, अपनी सारी जो अपनी विल है किसके नाम कर दी, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम कर दी, यानी कि जो अपनी वसीयत है वो किसको दे दी, ऑर्गेनाइजेशंस को दे दी। तो वो आपका किस में आ जाएगा, वो आपका आएगा लेगेसी में। बेटा सीधी सी बात है, कोई सारे के सारे लोग, ऐसा तो है नहीं कि जिनकी डेथ हो रही है वो सब लोग विल अपनी देकर ही जाएंगे एनजीओ को, ऑर्गेनाइजेशंस को, तो उनमें से कुछ लोग ही तो देंगे, और स्पेसिफिक पर्पस के लिए, इट मे बी फॉर जर्नल और फॉर स्पेसिफिक पर्पस। बहुत छोटी सी अमाउंट है, कोई नेचर क्लियर नहीं है, देन आप दिखा देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में, अदरवाइज स्पेसिफिक पर्पस है तो कहाँ पर जाएगा, ये बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। बेटा इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है कि कुछ राइटर्स बोलते हैं इसको कहाँ पर दिखाना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में, एंड सम आर सेइंग कि ये बैलेंस शीट में जानी चाहिए। फिलहाल अभी आप लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। लॉजिक क्या लगाना है बेटा, नॉन रिकरिंग नेचर की जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो कहाँ पर जाएंगी, बैलेंस शीट में। जो रिकरिंग होती है वो कहाँ पर जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में। अब यहाँ पर क्या होगा कि बार बार किसी की डेथ, तो ऐसा तो है नहीं कि जिनकी भी डेथ हो रही है वो सारे के सारे विल अपनी देकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर नेचर कैसा हो गया, नॉन रिकरिंग हो गया। तो इस वजह से ये कहाँ पर जानी चाहिए, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। फिलहाल अभी कोई भी इंस्ट्रक्शन आपका सीबीएसई की तरफ से नहीं आया है, तो आप लेगेसी को बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड ही दिखाएंगे। एडमिशन और एंट्रेंस फ़ी। अब एडमिशन और एंट्रेंस फ़ी की अगर हम बात करते हैं तो बेटा एडमिशन और एंट्रेंस फ़ी, सम पीपल, सम राइटर्स दे आर सेइंग कि ये अलग अलग सबका हो सकता है विचार कि कैपिटल नेचर है, एंड कुछ लोग इसको बोलते हैं इसको रेवेन्यू नेचर का मानो। बेटा एंट्रेंस फ़ी है, अगर आपके क्वेश्चंस में जब तक कहा ना जाए आप इसको रेवेन्यू नेचर ही मानेंगे, और इसको आप कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में। हम मानेंगे कि हर साल एडमिशन हो रहे हैं और हर साल हमें एंट्रेंस फ़ी मिल रही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसको, एडमिशन और एंट्रेंस फी इज द वन टाइम फी दैट अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे एट द टाइम ऑफ बिकमिंग अ member of organization. This is usually a small amount and used to cover admission related expenses of the organizations. तो बेटा इसको हम कहाँ पर दिखाएंगे, आपको एडमिशन्स फी को इनकम साइड में ही दिखाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। अगर आपके क्वेश्चंस में बोला गया कि इसको कैपिटलाइज करना है, तब आप इसको कैपिटलाइज करेंगे और कहाँ पर मेंशन करेंगे, लायबिलिटी साइड में, ठीक है, बैलेंस शीट में। तो ये आपका हो गया एंट्रेंस फी एंड लेगेसी। फिर अगर हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट की, ऑनोरेरियम। बेटा एच इसमें साइलेंट होगा, जो ऑनर, ये वर्ड किससे बना है, हमारा ऑनर से बना है, ऑनोरेरियम। अब ये होता क्या है, सपोज आपका एक, आपने छोटा से एक स्पोर्ट्स हाउस स्टार्ट किया और आपने सोचा कि ठीक है हम किसी फेमस क्रिकेट की पर्सनैलिटी को, स्पोर्ट्स पर्सन को हम बुलाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब आपने किसी को बुलाया, कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, विराट कोहली का ले लीजिए या फिर आप धोनी का है, आपने धोनी को बुलाया, ठीक है, कि आप आइए और हमने एक नया एनजीओ स्टार्ट किया है और आप स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन से ये एनजीओ की फॉर्म में, और आप इसका इनॉग्रेशन कीजिए, रिबन काटिए आप आकर। वो बंदे आए, अब देखो आजकल के जो फेमस पर्सनैलिटी है वो आएंगे, अब वो आए, उन्होंने रिबन काटा, तो बेटा उनको तो आप, ऐसे तो है नहीं कि वो आएंगे तो आप सब कुछ उनको फ्री में दे दोगे, वो इतनी दूर से आएंगे, वो आ रहे हैं, उनके खर्चा वगैरह रुकने का। इसके अलावा जब वो आए हैं, उन्होंने रिबन काटा हुआ है, तो आप उनको बदले में कुछ दोगे, तो उनको ऑनर तो दोगे। तो मान लो आपने उनको 1 लाख रुपीज़ दिए, वैसे इतनी कम अमाउंट में तो आजकल कोई आने से रहा, लेकिन अगर आपने उनके ऑनर के लिए कुछ पैसे दिए हैं, कुछ अमाउंट दी है, तो ये तो सैलरी है नहीं, आपने उनका सामान भी किया, उनको खर्चा भी दिया, लेकिन आप इसको सैलरी में तो डाल नहीं सकते क्योंकि वो आपके एम्प्लॉय तो है नहीं, ना ही ये रेम्यूनरेशन है और ना ही ये वेजेस है। ये आपने कहाँ पर दिया, उनको ऑनर के लिए दिया। तो बेटा इसको अगर आप कोई गिफ्ट देते हो, ठीक है,
कि सेक्रेटरी को या ऑनर के रूप में कोई अमाउंट देते हो, तो ये हम कहाँ पर दिखाएंगे, ये इसको ऑनरेरियम के नाम से हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेस में दिखाएंगे, ठीक है। तो इट इज़ अ एक्सपेंसेस, आपका जो ग्रेटिट्यूड है, आप किसी को दे रहे हो पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन फॉर द वर्क डन, ठीक है। कोई पर्टिकुलर तो आपके एम्प्लॉय है नहीं कि जो आप इसको सैलरी में डालोगे, तो कहाँ किसी को ऑनर कर रहे हैं, आप सम्मान कर रहे हैं, तो लिखा हुआ ना एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो आप इसको कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में एक्सपेंसेस की तरफ आप इसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो ये है आपके टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टैंड। बेटा नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। लेगेसी, एडमिशन फ़ी, लाइफ मेंबरशिप फ़ी, कैपिटल फंड, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंडोनमेंट फंड, स्पेसिफिक डोनेशन, डोनेशन, जर्नल डोनेशन, सब्सक्रिप्शन कहाँ पर जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये आपकी इनकम है। तो देन ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल पार्ट वी हैव कंप्लीटेड इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।